नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो के वीकली एपिसोड में। जहां हम ये चर्चा करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, उसमें क्या ट्रिगर्स हैं जिसके आधार पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बीता हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी खबरें हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगी। उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई ऐसी चीजें आई हैं जहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और सुनील सर से उन सारी चीजों को हम डिकोड कराएंगे। तो एक सरसरी नजर डालते हैं पहले कि क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऐलान किया कि जीएसटी रिफॉर्म होगा, न्यू जनरेशन रिफॉर्म, और बड़े पैमाने पर टैक्स कट किए जाएंगे और दो स्लैब रेट केवल रखे जाएंगे, सिर्फ को हटा करके। दूसरा, ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का में मीटिंग हुई वो बहुत पॉजिटिव रही है। उसकी कई सारी डिटेलिंग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अब जिस तरह की बातचीत हुई उससे लगता है कि रशिया के साथ जो ऑयल खरीदने वाले उनके पार्टनर के ऊपर एडिशनल या सेकेंडरी टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। जेलेंस्की, अब नेक्स्ट लेवल क्या था, जेलेंस्की से बातचीत होगी तो सोमवार को जेलेंस्की की मुलाकात वाशिंगटन में होने वाली है। एसएनपी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है, जो कई सालों बाद अपग्रेड हुआ था। वो हमेशा स्टैटिक या स्टेबल रखते थे, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। एफआईआई बड़े पैमाने पे शॉर्ट हैं, तो क्या एक शॉर्ट पुटिंग आ सकती है। और एक और खबर आई कि आरबीआई ने ब्रिक्स कंट्रीज को ऑस्ट्रो अकाउंट के जरिए 100% रेट रुपी में सेटलमेंट करने की मंजूरी दे दी। ये कई सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सुनील सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। और इतनी धन्यवाद। सारी पॉजिटिव खबरें आई कि मैं तो मतलब नोट करते करते रह गया कि संजय सर से क्या क्या डिस्कस करूंगा। तो बताइए कैसे, मतलब इतनी सारी खबरों में सबसे पहले क्या आप हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो इमीडिएट ट्रम्प वाली जो बात है ना, ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग, उसको पहले निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से स्थिति उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि ये एडिशनल 25% हम पे जो टैरिफ लगा था उसके ऊपर, तो वो एक इमीडिएट कंसर्न और वरी था, तो उसको पहले हम टैकल करते हैं। सेकेंड चीज हम करते हैं अपनी जो एसएनपी की 500 की, सॉरी एसएनपी की रेटिंग अपग्रेड की, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट बहुत विस्तार से होगा। और फाइनली हम प्रधानमंत्री की जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी ना, उसके ऊपर तो जीएसटी के ऊपर है, तो उससे हम एक सेक्टरल आउटलुक भी एंड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, तो बताइए सर, ट्रम्प साहब ने जो कहा है, सबसे पहले तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि किस किस तरीके से चीजें बदलने वाली हैं। तो एक तो ये उन्होंने कहा कि साहब रशियन पार्टनर्स के ऊपर अब टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं, एडिशनल जो उनसे तेल खरीदते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको, नंबर वन। नंबर टू, उस मीटिंग को कितना पॉजिटिव मानते हैं? मुझे तो लगता है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि खुश होके वो गए हैं और अब जेलेंस्की से मीटिंग होने वाली है। देखिए, यहाँ पे ना आपको क्या होता है कि वर्ल्ड इसको एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की ओर से देख रही है, और क्या इस रशिया यूक्रेन झगड़े को खत्म करने की यहाँ से एक इच्छा है और वो पूरी हो सकती है। पर हमारे लिए वो सब कुछ मायना नहीं रखता है। हमें बहुत नैरो एक सेल्फिश फोकस रखना है कि इंडिया के लिए ये कैसा रहा। देखिए, वर्ल्ड में ये वॉर सॉल्व होगा ना होगा, ये सब आने वाली दिन की बात है, क्योंकि वो डोनेट्स्क और दूसरे जगह की मांग किया है, इन्होंने डिनाई किया है, वो चलती रह सकती है। पर इंडिया के लिए खास क्या है इसमें, नंबर वन, जैसे आपने बताया कि एडिशनल टैरिफ की बात। पर दूसरी बात मैं कहूंगा, ट्रंप और पुतिन का एक दूसरे के नजदीक आना, ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज है। क्योंकि भले ही अभी पुतिन ने कुछ शर्तें लगाई और ट्रंप के साथ बातचीत हुई, अब पुतिन ट्रंप के साथ में है। अब वो समझिए कि ट्रंप के लिए अभी पुतिन ने कुछ कर दिया, अभी जेलेंस्की के हाथ में है कि वो रिस्पॉन्ड करते नहीं, नेटो के हाथ में है कि वो रिस्पॉन्ड करते कि नहीं। मगर हमारे लिए ट्रंप और पुतिन की एक बार दोस्ती जो सामने आ गई, उससे एक एंटी इंडिया जो भी उनकी फीलिंग थी वो घट चुकी है। तो वो हमारे लिए पॉजिटिव यह थी कि जो बस दोनों मिले और मीटिंग को, जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा अगर ये बहुत नेगेटिव हो रही है तो, मगर 2.5 घंटे लगा मीटिंग को। यानी उनकी तालमेल हुई, कुछ बातचीत हुई और एक ब्रॉड अग्रीमेंट। तो अब इवन वॉर को जल्दी सॉल्व नहीं होने के बाद अगर होती है ऐसी चीज, फिर भी ट्रंप रशिया को कसूरवार नहीं मानेंगे। समझ रहे आप? रशिया के राइट। कारण ये डील फेल हो गई नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि जेलेंस्की के कारण ये डील हो गई, यूरोप के कारण डील फेल हो गई। मगर
क्योंकि वो एक अच्छी खबर हमारे लिए है, क्योंकि जो सेकंड 25% जो एक पॉलिटिकल टैरिफ लगा था हमारे ऊपर, शायद उसमें राहत मिल सकती है, ये उम्मीद रख सकते हैं। तो सिचुएशन इसीलिए इंडिया के लिए पॉजिटिव है यहाँ से। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम उसके लिए लिमिट करते हैं, क्योंकि तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में घुसेंगे तो कौन जाने क्या कैसे होगा, कैसे वो सही हमारे लिए पॉजिटिव है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का जो चिट्ठी आपने दिखाया, हमने भी अपना लगा दिया कि ये बहुत बढ़िया मीटिंग है, तो एक सपोर्ट की ओर हम चल गए। तो बस वो काफी है हमारे लिए। अब जो डायलॉग होनी थी 25 तारीख को यूएस की ट्रेड स्ट्रीम आने वाली थी, वो नहीं होने वाली है, लेटेस्ट खबर आई है। चलते हैं, वो तो वो पहली 25% टैरिफ के बारे में है, जो इतनी आसानी से रिजोल्व नहीं होगी, उसको तो वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे रेड लाइन और उनके रेड लाइन है, तो चलने दीजिए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ट्रंप और पुतिन का मिलना, मीटिंग का सक्सेसफुली खत्म होना, और ये बात हमारे लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव है। बस वो चलता है हमारे लिए। सर मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो डाला था 2 खबरों पे। तो इसी ट्रंप वाली मीटिंग पे जब हुई नहीं थी 14 तारीख को, तो मैंने कहा मैं तो बहुत होपफुल हूं कि इस मीटिंग में होगा, क्योंकि यूएस में मैंने कई लोगों से बातचीत की थी, तो उनको ये लग रहा था कि कुछ बात बनेगी। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो लोगों ने कहा देखा मीटिंग फेल हो गई, एकदम राशन पानी मेरे ऊपर लेके चढ़ गए। मैं उनसे, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप मेरी क्रिटिसाइज कर लीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये 25% जो एडिशनल लगा है ये चला जाएगा, क्योंकि अभी भी जो वहां से संकेत आ रहे हैं यूएस से, वो बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि ट्रंप को भी ये बात समझ में आ रही है कि 50% इंडिया के ऊपर लगा के काम नहीं चलेगा, और पुतिन से बहुत दुश्मनी करके भी काम नहीं चलेगा। शायद नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को में करने की भी कुछ ऐसी बातचीत हुई है। तो अब जेलेंस्की वहां जाएंगे तो उनसे ये काम करवाया जाएगा। तो खैर बहुत ही पॉजिटिव है, और मुझे भी लगता है कि ये 25% सेटल, और बाकी 25% के नेगोशिएशंस आगे समय में चलते रहेंगे। तो सर एक तो खबर ये हो गई। अब एक दूसरी खबर एसएनपी वाली ले या जीएसटी ले? पहले एसएनपी खत्म कर ले क्या? एसएनपी कर लें, क्योंकि उसमें खास करके एक यहाँ से थ्रेड है। यस, वो ये थ्रेड है कि ये अपग्रेड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो 18 साल के बाद हो रही है, यानी इसमें मेहनत लगा है देश को, यानी बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की मेहनत से ये 18 साल के बाद हमें ये सक्सेस मिला है। वो एक बात है, बहुत लंबी जर्नी थी ये। सेकंड बात ये है कि इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनाउंस हुआ था। सी अनलाइक आरबीआई गवर्नर का स्पीच, मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं, ये टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद रिलीज किया रिपोर्ट है। आरबीआई गवर्नर की स्पीच सेकेंड टैरिफ के पहले कर दिया था, इसलिए लोग डाउट कर रहे थे कि उसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने 6.5 बताया, क्या होगा कि नहीं, क्योंकि उसके बाद एडिशनल 25% लगा। बट एसएनपी ने खास करके इस रिपोर्ट को रिलीज किया है आफ्टर द टैरिफ, नंबर 1। नंबर 2, उनके रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि टैरिफ के बावजूद वो समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इसको आसानी से अब्सॉर्ब करके अपने ग्रोथ और फिजिकल टारगेट को अचीव कर सकती है। तो ये पॉजिटिविटी, क्योंकि इस टैरिफ की माहौल के अंदर उन्होंने अपग्रेड किया, उतना आसान नहीं है। तो उनको भी लग सकता था कि अरे अभी टैरिफ लगा है तो 6 महीने बाद देखते हैं इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, इकोनॉमी कैसे चढ़ेगी। नहीं, उन्होंने रिस्क लिया और कह दिया कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक इंडिया को ये टैरिफ उतना असर नहीं पड़ेगा, ताकि उनकी फ्यूचर जो भी है पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ दोनों ठीक ठाक रहेंगे। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, तो इसलिए अभी उसको डिस्कस करना अच्छा समझा मैंने। सेकंड बात, इसमें इसका क्या सब इंपैक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट का क्रेडिट रेटिंग है, राइट, डेट का क्रेडिट रेटिंग है, राइट, ये इक्विटी का क्रेडिट रेटिंग नहीं है, राइट। मगर इसका इंपैक्ट इक्विटी के ऊपर आएगा, क्योंकि इक्विटी का रिस्क प्रीमियम उस डेट रेटिंग से संबंधित है। क्योंकि रिस्क फ्री रेट, इक्विटी का रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क फ्री रेट जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसके ऊपर क्या प्रीमियम देना चाहिए। अब क्या होता है इसके कारण कि गवर्नमेंट की रिस्क फ्री रेट घटने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट की बोरोइंग रेट गिर सकती है। तो फर्स्ट इसका पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। तो ये अगले साल की गवर्नमेंट की बजट के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एडिशनल बोरोइंग भी आपको एक सस्ते इंटरेस्ट रेट में मिल सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव। नंबर 2, ये कहां पर इसका मायना आता है, ये आता है करेंसी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन होता है एक कंट्री की रिस्कीनेस और उसकी करेंसी की परफॉर्मेंस में। तो इससे हमारी रिस्कीनेस कम हो गई तो करेंसी के ऊपर दबाव भी कम होगा।
तो ये खास करके एक शॉर्ट टर्म एफआईआई जैसे हेज फंड जो अपने 3-6 महीने के आउटलुक से निवेश करते हैं, उनके लिए करेंसी का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है करेंसी के लिए। तो शॉर्ट टर्म एफआईआई फ्लोज के लिए ये पॉजिटिव चीज है। नंबर 2। नंबर 3 कहां पे इसका इंपॉर्टेंस है? एफडीआई में। क्योंकि एफडीआई में जब एक मल्टीनेशनल सोचता है कि मैं किस देश में जाके अपना कारखाना लगाऊं, कैपिटल अलोकेट करूं उसके लिए, तो उसकी जो एक पैरामीटर्स होती है जज करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल जब इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली कंट्री रिस्क उसमें आता है और उस हिसाब से कहते हैं कि इस देश के लिए इतना इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो वहां पे ये रिस्क रेटिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एफडीआई ही रियली इंपॉर्टेंट कैपिटल जो देश की जरूरत है। हम इक्विटी मार्केट के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा बन रहा है, मगर देश की तरक्की के लिए हमारे लिए एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव एफडीआई के फ्लोस में इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए आ सकती है। और फाइनली आते हैं इक्विटी एफआईआईस की ओर, लॉन्ग टर्म एफआईआईस के लिए भी, क्योंकि वो ज्यादातर ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मगर उनको एक थर्ड पार्टी का छप्पा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कायम है एक रेटिंग एजेंसी के द्वारा, और दूसरी बात है कि वहां पे भी वो रिस्क को फैक्टर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो हर देश में दिखता होगा, मगर हर देश की क्या रिस्क उठाकर ग्रोथ उधर मिलता है, ये भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड के लिए बहुत मायने रखती है। तो मेरा मानना है कि ये, और फाइनली मैं कहूंगा कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं, मगर 3-6 महीने बाद इंपैक्ट जो होगा वो होगा हमारी वेटेज इन द एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। राइट। उस इंडेक्स में भी एक तो फ्री फ्लोट कैपिटल लेते हैं, एक ये थे, एक रिस्क भी लेते हैं, तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं होगा। जब नेक्स्ट रिव्यू होता है वहां पे इंडिया की वेटेज, और जब वो वेटेज बढ़ेगी तो तीसरे तरह की जो एफआई की फ्लोस है, पैसिव फ्लोस, आपको पता है ना इंटरनेशनली 50% फ्लोस पैसिव में होते हैं, तो पैसिव फ्लोस का अलोकेशन इंडिया में बढ़ेगा तो वो भी बाइंग शुरू होगी। तो इस एसएनपी का एक छोटा डिसीजन का वो एक कंप्लीट 360 डिग्री का एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। कुछ कल मार्केट में दिखेगा, कुछ वक्त लगेगा, बिकॉज ये धीरे धीरे ही ये सामने आएगी, मगर मेरे ख्याल में एक यूएस बेस्ड एजेंसी ने ये किया है तो इससे वो और बढ़िया चीज क्या चाहिए आपको राइट। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि ये खबर ही एक्चुअली ट्रम्प, पुतिन और जीएसटी को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट देश के लिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि जब बजट अनाउंस हुआ था तो लोग कंप्लेन करते हैं, अरे हमको टैक्स में बहुत राहत, ऑफकोर्स इस बार तो टैक्स में राहत मिला, मगर कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। अब उनको दिखा कि ये एक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, जहां पे इनकम को भी गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, उसका इंपैक्ट अभी दिख रहा है, नहीं तो इतनी सालों से वो नहीं दिख रहा था। इतना प्रूडेंस फॉलो करके, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को फॉलो करके हम हर साल फिस्कल डिफिसिट को घटा रहे थे, उसका इंपैक्ट अब तक रेटिंग में नहीं दिखा। तो ये 18 साल की मेहनत है कि गवर्नमेंट्स ने अपने जो इवन कोविड के टाइम में हमने पैसा बांटा नहीं लोगों के हाथ में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करने की डिसीजन ली, वो सब आज उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के कारण, फिस्कल डेफिसिट को हम कम कराने के कारण, ये सब चीज के कारण ही हम ये रेटिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। तो मेरा है कि एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव थप्पा है फॉर द आरबीआई प्लस गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द कंट्री। तो आई थिंक ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है फॉरेनर्स को, वो मेरे लिए सबसे बहुत अहम चीज इस एसएनपी के जो रेटिंग अपग्रेड से। सर अभी 1-2 महीने पहले एक एसएनपी की ही एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में 2030 तक करीब करीब $800 बिलियन का कैपेक्स होगा और डोमेस्टिक कंपनीज करेंगी, और वो बहुत ज्यादा लोन नहीं लेंगी, कंपोनेंट बराबर होगा, लोन का भी होगा, इंटरनल भी होगा, क्योंकि सबकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। तो उस रिपोर्ट से ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा था कि एसएनपी वाले अब थोड़ा इंडिया के बारे में ठीक ठाक सोच रहे हैं, और उसके बाद अब ये रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 18 साल बाद एसएनपी एजेंसी अपग्रेड कर रही है। दिस इज रियली बिग थिंग। तो जो अभी सुनील सर ने एक्सप्लेन किया कि इसका आने वाले समय में हमको बहुत जबरदस्त असर दिखेगा, क्योंकि डेट ही तो सबसे बड़ी समस्या होती है, और वही अगर वो कह रही एजेंसी की सुधर गया है तो बढ़िया पॉजिटिव है। अब चलते हैं सर तीसरे टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नीरज जी, जी। 1 मिनट उसी टॉपिक पे फाइनल वर्ड एक कहना चाह रहा हूं मैं। जी। वो है कि क्योंकि ये डेट की रेटिंग है, इसका हम्म। इम्पैक्ट, और एक खबर भी आई थी, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा बैंक्स के लिए, यप। क्योंकि इंटरनेशनल बोरिंग ऑलरेडी एक खबर आई थी, मैं आई कुडंट लोकेट इट, कि बैंक के रेटिंग भी अपग्रेड कर किए गए हैं एसएनपी ने, रेटिंग यस एजेंसी। यस। क्योंकि क्योंकि वो एक्चुअली सम बैंक्स को इंडिया से बेटर भी रेटिंग मिलता है। हाँ, हम्म। हम्म। हाँ, तो स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बैंक, ऐसे बड़े बड़े बैंक, क्या होता है कि वो फॉरेन में बोरोइंग करते हैं ना, बहुत हम्म। सस्ते में उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है उधर, और हम्म। उससे वो दो चीज होता है, एक अपनी एसेट लायबिलिटी में उनके लिए वो हेज करके एक सस्ता पैसा भी बन सकता है उनको फंडिंग के लिए, मगर सेकंड चीज, एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस करने के लिए वो डॉलर बोरिंग को लेकर डॉलर लेंडिंग करते हैं। हम्म। तो बैंक्स के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है, बिकॉज सभी बैंक्स की फॉरेन की जो रेटिंग फॉर रेजिंग मनी वो बढ़ जाएगी, तो वो भी अपना डोमेस्टिक डिपॉजिट्स तो अभी भी महंगे हैं उनके लिए, तो इंटरनेशनली लेकर हेज करते करके वो ट्रैक करेंगे हेजिंग कॉस्ट क्या है, ये करेंगे और उसमें पैसा उठा सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर उनको फॉरेन करेंसी रिस्क भी नहीं लेना है, तो हम्म। एक और चीज जो आरबीआई ने कई सालों पहले अलाउ किया था, जिसका नाम है मसाला बॉन्ड। मसाला मसाला बॉन्ड, बॉन्ड होता यस। है बोरोइंग आउटसाइड इंडिया बट इन रुपीस, विदाउट करेंसी हम्म। रिस्क। तो एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, ये सब उन्होंने मसाला बॉन्ड रेस किया है, वो अभी भी वो रेस करते हैं, तो फॉरेन में जाके रुपी में बॉन्ड रेस करके या रुपी लेंडिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेटिंग अपग्रेड के कारण उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग में एक भयंकर डिफरेंस आ सकती है। तो वो फाइनल पॉइंट मैं वेरी कहना। इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए ये खबरें सब वीकेंड में आई तो हमने कहा डिस्कस करना चाहिए। अब चलते हैं सर, तीसरा हमारा टॉपिक है जो हमने इसमें रखा है, जो हमारे इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जीएसटी रिफॉर्म्स। प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण दिया आजादी के दिवस पर, तो उन्होंने ये कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसमें मैसिव कट होगा। तो गवर्नमेंट की इस बात से पूरे देश में घुसल गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बड़े कट होंगे, उसके तुरंत बाद ये खबरें आने लगी गवर्नमेंट सोर्सेस से कि जीएसटी के दो ही रेट रखे जाएंगे, 5 और 18, और सिन वाला अपना जो है 40 चलता रहेगा। सर, ये खबर सचमुच मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान थे, कंजम्पशन डिमांड नहीं आ रही थी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, सी फ्रॉम अ नियर टर्म इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव ये बहुत फैंटास्टिक खबर है। मैं क्यों कह रहा हूं आपको, देश में दिक्कत क्या रही है, दिक्कत प्राइवेट कैपेक्स की रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की कैपेक्स तो चलती रही है, और प्राइवेट कैपेक्स की दिक्कत क्यों आई है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ नहीं रही थी। और कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि जो भी एक इंडिया की तरक्की का जीडीपी ग्रोथ 6-7% होना, और उसके साथ जो ये होना, बहुत पोलराइज्ड हो रहा था देश, यानी महंगे चीजें बिक रही थी क्योंकि अमीर और भी अमीर बन रहे थे। ये पोलराइजेशन हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था। तो उसके कारण हाई वैल्यू लो वॉल्यूम आइटम्स बिक रहे हैं हमारे देश में, बड़ी बड़ी घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मगर मास मार्केट की कंजम्पशन स्लो डाउन में चल रही थी। ये कभी कहीं पे भी आप देखिए, रूरल में भी दिख रहा था, अर्बन में भी दिख रहा था, आधार हाउसिंग यानी अफोर्डेबल हाउसिंग में दिख रहा था, एंट्री लेवल गाड़ियों की बिक्री भी दिख रहा था। और ये चीज गवर्नमेंट के मन में आ गई थी कुछ महीनों पहले, इसलिए उन्होंने बजट में 12 लाख तक उन्होंने टैक्स दिया, साथ ही वो लोग के मन में थोड़ी खरीदारी की। एक सेकेंड चीज हुआ था कि आरबीआई का समर्थन, क्योंकि आरबीआई ने भी रेट कट किया, आरबीआई ने गवर्नमेंट को डिविडेंड तो दे दिया, मगर उसके साथ अभी सीआरआर कट भी 5 सितंबर से चालू होगा। तो अपनी तरफ से आरबीआई ने बहुत सारी सपोर्ट दिया है कि लेंडिंग में एक, अब फाइनल एक्ट ये है गवर्नमेंट की ओर से। और यहाँ पे एक चीज है, मेरा मानना है कि ये बहुत दिन पहले प्रिपेयर नहीं किया होगा स्पीच को, हम्म। हम्म। क्योंकि मेरा मानना है कि एसएनपी का रेटिंग अपग्रेड का एक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को है कि अभी हम इनकम को थोड़ी घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे right। मकसद एक है रेटिंग अपग्रेड, वो हो गया तो एक कंफर्ट जोन में गवर्नमेंट है कि अभी मैं टैक्स को कट आउट करूंगा। तो ये हम्म। उसके साथ शायद मेरे ख्याल में उनको खबर आई होगी कि एसएमपी की हो रही है,
और ये और जल्द से उन्हें देखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना है दैट विदाउट अफेक्टिंग द फिस्कल जो भी डिफिसिट फॉर दिस ईयर, क्या हम कुछ ड्रॉप इन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के इनकम में उठा सकते हैं। और उसी राइट। कंफर्ट से उन्होंने अनाउंस किया। तो नेचुरली गवर्नमेंट का इनकम घटने वाला है इससे, नो डाउट यस। अबाउट इट। बट उनकी होप क्या है? उनकी होप है कि ये ड्रॉप इन द रेट विल बी मेड अप बाय द राइज इन द क्वांटिटी। देखिए, अगर एसी नहीं बिक रही थी, एक एसी बिक रही थी, उस पर 28% लग रहा था। अब 18% कर दिया एसी का, और वो समझे कि 3 एसी बिक गई, तो 18 इंटू 3 इज इक्वल टू मच बेटर देन 28 इंटू 1। समझ रहे यस। हैं गणित? तो गवर्नमेंट का क्या है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की इनकम में को भी प्रोटेक्शन आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी उस पैसे का जो गवर्नमेंट ने गिव अवे दिया खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनका मन नहीं है खर्चा करने का। तो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट होता है, उसको कहते हैं। अब इस ट्रिगर के कारण इस दिवाली के अंदर, क्योंकि अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जाना है, ये जीएसटी काउंसिल को जाना है, तो शायद 1 महीना तो लग ही जाएंगे। मगर मैंने सुना है कि इफेक्टिव डेट इसका 1 सितंबर ही करने वाले हैं, दो इट मे बी अनाउंस्ड लेटर। ओके, ओके। वही मैंने सुना। और सेकंड चीज है कि दिवाली के पहले मैंने इसमें इस दिवाली में एक भयंकर बम्पर, क्योंकि 3 फैक्टर के साथ मिलकर इफेक्ट हो रहा है। एक, 12 लाख तक की टैक्स गिव अवे के कारण 1 लाख करोड़ का कैश जो है, अब तक वो म्यूचुअल फंड, एसआईपी और बैंक डिपॉजिट में लगा रहे हैं, उसका थोड़ा अभी कंजम्पशन में आने के लिए वो एक पैसा हाथ में है। दूसरी है रेट कट्स, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट में 77 बेसिस पॉइंट्स पास ऑन हो चुके हैं, बाकी 23 अभी पास ऑन होना है, वो पूरी तरह हो जाएंगे। और तीसरी, ये जो जीएसटी की कटौती वो सीधे मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, बिकॉज अभी डिमांड का वक्त है, क्योंकि अभी वो स्टॉकअप कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन के लिए। तो ये मेरे ख्याल में पूरा का पूरा जो भी सेविंग होता है जीएसटी में वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे, और उसके अलावा शायद अपने मार्जिन पे भी हिट लेंगे। क्योंकि आज स्थिति है कि प्रोडक्ट को किसी भी हालत में पुश करना है टू द कस्टमर। तो इस दिवाली मेरे लिए एक एडवर्टाइजिंग ब्लिट्स के साथ ये सब चीज जब अनाउंस होगी, तो हर व्यक्ति जो ट्रैक कर रहा है, अच्छा मेरे को 1.5 टन की एसी चाहिए, तो उसका दाम और ईएमआई उसके मन में ऑलरेडी होगा। अब जब उसमें एक गिरावट देखता है, सोचता है कि मेरे इनकम में अभी मैं वो ले सकता हूं, वो एक ट्रीटिंग फैक्टर इस फेस्टिवल सीजन में मुझे धमाके की ओर दिखने की जरूरत है, और उम्मीद है कि हो जाएगी। तो आपने जैसे स्लाइड पे दिखा रहे हैं, कहां सब ये 28 to 18 10% का सेविंग देखिए यहाँ पर। काफी दिस बड़ा। लाइक सीमेंट, कार और मोटरसाइकिल सीट्स और टूथपेस्ट में भी है। सो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का भी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑटोमोबाइल्स, कार्स, हाई एंड मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हर चीज जो आप दिवाली पे के खरीदने की सोचते हैं, ये सब इस टारगेट में है। और एक 10% कॉस्ट सेविंग इज अ ह्यूज थिंग, राइट? तो ये मैं मानता हूं कि ये टाइमिंग इसका भी सही है, और एक मजबूरी थी गवर्नमेंट ने, आई मीन प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूती होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। मगर मेरा ख्याल कि इकोनॉमी की मजबूरी थी। और ये जो कहते हैं ना, इसकी लैक ऑफ कंजम्पशन, आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस आप देखें तो साफ साफ दिखेगा। अगर वो स्लाइड आप दिखाएंगे तो मार्केट की ओर अब बात करते हैं, राइट? बिल्कुल। सर मैं बताऊं कि एक बात दर्शकों को याद दिला दूं कि जो हम लोगों ने लिखा है, ये इस ग्राफिक को ध्यान से समझें कि जो 28% है वो सीधे 18 पे आएगा। 10% का फायदा होगा जिसमें कार, मोटरसाइकिल, महंगी वाली मोटरसाइकिल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, मॉनिटर्स, ये सब आएंगे। उसके बाद सीमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर कार और मोटरसाइकिल की सीट्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, लिक्विड सोप, कमर्शियल प्लास्टिक, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो सस्ती होने वाली हैं। और उसके बाद जो बहुत सारे इसेंशियल्स आइटम्स हैं 5% में आ जाएंगे। मैंने तो सर पिछले वीडियो में डिमांड भी किया, सरकार को अपील भी कर दी थी। जैसे मोदी जी ने भाषण दिया, मैंने तुरंत अपनी लिस्ट रख दी कि हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल 5% का, 2 जीरो करो उसको यार। अपनी हेल्थ की चिंता मैं खुद कर रहा हूँ, तो उसके लिए जीएसटी मत लो उससे। और जो स्कूल के जो आइटम्स होते हैं बच्चों के, वो एकदम फ्री करिए, एजुकेशन प्रायोरिटी रखिए। तो मैंने तो अपनी लिस्ट भी रख दी थी, और आपने देखिए और डिटेल बताया।
सर इसमें आप लोगों का भी योगदान है। हम लोग लगातार अपने शो में कह रहे थे ना, महंगाई जो है हम हाँ, लोगों की आमदनी को खा रही है, इसलिए हम खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बच रहा है, डर के मारे एफडी में डाल दे रहे हैं। तो अब मुझे लगता है सरकार ने इसको सोचा और सुना है, तो इसकी वजह से काफी फायदा होने वाला है। अब सर चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो आपने कहा कि मार्केट में। तो मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं मार्केट में। एक ये ग्राफिक है जो वाईटीडी का है, इस पर भी आप बताइएगा, और एक दूसरा ग्राफिक है ये जो है ईयरली वाला है। तो बताइए सर, इंडाइसेस जो तो हमारे दिख रहे हैं वो ये क्या एक संकेत साल देते वाला ये पहले डिस्कस करते हैं, फिर वो वाईटीडी में आते हैं, इसको हैं? रहने हाँ। दीजिए। तो मैं मेरी मानना है क्या है कि ये 1 ईयर का खास चीज क्या है पता है, ये लास्ट ईयर अगस्त 15 यानी एफआई की सेलिंग सितंबर 1 से शुरू हुई थी लास्ट ईयर। हम्म। तो ये समझिए कि मार्केट की लिटरली हाई से आज का ये रिटर्न है, और यहां पर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर क्यों, ये एक साल में क्या हुआ है, एक साल में आपको एफआईएस तो बहुत नरम रहे हैं एंड डीआईआईस ने हाथ दिया है, मगर डीआईआईस ने गिन चुन के चुना है सेक्टर जहां पे वो खरीदेंगे, और उसमें हम्म। उन्होंने इग्नोर किया है ऑटो, कंज्यूमर हम्म। ड्यूरेबल और एफएमसीजी और रियल्टी, ये चार है जिसमें जीएसटी का लाभ आने वाला है। तो मेरे ख्याल में क्या है कि एक साल में ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स रही है। रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि एक ओवरऑल ओवरवैल्यूड मार्केट में इनका रिलेटिव अंडर वैल्यूएशन चल रहा है फ्रॉम द मार्केट पीक। और राइट। अगर आप वाईटीडी की स्लाइड में दिया जाए हम्म। तो ये है जनवरी टू नाउ, यानी 6 महीने उधर सितंबर टू दिसंबर से की बिकवाली हुई थी, बट डीआईएस का तो हर महीने एसआईपी बुक बढ़ते बढ़ते उनकी भी बाइंग बढ़ी। तो यहाँ पे देखिए अभी है, अभी एफएमसीजी है, अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, अभी रियल्टी है, खाली ऑटो बच के थोड़ी ऊपर आ गई है, इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट परफॉर्मिंग में नहीं है। तो क्या है कि सिचुएशन आइडियल है कि आज एक फंड मैनेजर को अगर डिप्लॉय करना है, कहां पे उसको वैल्यू दिखेगी, जहां पे उसका अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो यही फंड मैनेजर आज पलटेंगे, और यस। अब उनको रिलेटिव वैल्यूएशन में यहां पैसा बनते हुए दिखेगा, क्योंकि अब सब चीजें पॉजिटिव आ रही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है, और सभी फंड हम्म। मैनेजर्स अपना रिएलोकेशन भी करेंगे डाइवर्सिफाइड फंड में भी, और इन्हीं चीजों के ऊपर स्टॉक अप करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक की ओर की बात ये कर रहा हूं। अब एफआईएस की बात करें तो दो चीज है, एक है एफआईएस की शॉर्ट बहुत है मार्केट में, आपने भी पहले स्लाइड में दिखाया था, हम्म। राइट। तो एक शॉर्ट यस। कवरिंग का रैली आ सकता है। सेकंड, जैसे मैंने कहा, करेंसी की पॉजिटिविटी के कारण शॉर्ट टर्म फंड्स आएंगे, बट जब ये शॉर्ट टर्म हेज फंड्स आते हैं ना, वो सेक्टर स्पेसिफिक कॉल नहीं लेते हैं, क्योंकि हम्म। वो डबल नहीं करते अपना रिस्क को। एक तो इमर्जिंग मार्केट में रिस्क ले रहे हैं, उसके अंदर आके वो जनरली एक सेफ्टी सेक्टर को ढूंढेंगे या ब्रॉडर मार्केट को खरीद लेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल में अब ये वाइल डोमेस्टिक ज्यादातर कंजम्पशन ऑटो रियल्टी की ओर ध्यान देंगे, एफआईआईस शॉर्ट टर्म एफआईआईस भी आपको एक ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी करेंगे, शॉर्टिंग, और उसमें बैंक्स खास करके वो देखेंगे, क्योंकि उनके लिए 35% ऑफ द लार्ज कैप इंडेक्स बैंक्स होता है ना, बीएफएसआई, हम्म। राइट। और एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंडेक्स इन द एफ एंड ओ सेगमेंट। तो बैंक्स के लिए भी ये पॉजिटिव खबर है। तो खाली फॉरेनर से मैं ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखता हूं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एफएमसीजी आपको बाय एंड लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल रियलिटी ये सब आपको मिड एंड स्मॉल कैप में है, खाली एफएमसीजी कंपनियां ही आपको लार्ज कैप में है। तो ज्यादातर बाइंग सपोर्ट आपको डीआईएस की ओर से आएंगी उस कंजम्पशन की सेक्टर में, बट एफआईएस का एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग इनटू इंडिया। तो एमएससीआई इंडिया को बेस करके जो भी बाइंग करना है, या फिर बैंकिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी 35% है, उसमें भी थोड़ा, और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट आईटी जो अंडर परफॉर्मर आईटी। है, उसमें भी थोड़ी बाइंग आ सकती है, बिकॉज इट विल बी ब्रॉड मार्केट बाइंग। तो यस। मेरे ख्याल में निवेशकों को अभी जाके कंजम्पशन सेक्टर तो उनको पसंद लगेगा, मेरे को लग रहा है वो जाके खरीदेंगे, ओके। बट उसके अलावा आपको ब्रॉडर मार्केट डाइवर्सिफाइड फंड्स की खरीदारी से भी फायदा बन सकती है। तो इसलिए आपको, क्योंकि क्या होता है कि रिटेल निवेशक को स्टॉक चुनने में वक्त लगता है, मगर अगर कंजम्पशन फंड्स तो होते हैं इंडस्ट्री में तो वो भी आप खरीद सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में अभी भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आप खोइए मत।
आप बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। और सेकंड खबर ये भी रखिए, जो इसमें हमने खबर नहीं किया है, कि अब यूएस में रेट कट की चांसेस 90% प्लस हो गई है सितंबर में। तो उसके जी। कारण वो भी अभी खबर जो आई थी, और अभी जैक्सन होल का भी मीटिंग है वो बहुत नजदीक। तो रेट कट का माहौल बना उधर, तो नेचुरली आपको उसका इम्पैक्ट इधर भी दिखेगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट की और एफआईएस की फ्लोस बढ़ेगी। और विद इंटरेस्टिंग। ट्रेड, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मैं समझता हूं कि ये शायद एफआई की वापसी के लिए एक ट्रिगर बन सकता है। तो मोर देन डीआईआई बाइंग विच विल बी सेक्टर स्पेसिफिक, मेरा एफआईएस का वापसी भी इससे दिख रहा है, क्योंकि वहां पे एसएनपी का एक रेटिंग अपग्रेड और सेकंड रेट कट का जो माहौल यूएस की रेट कट का, ये मुझे बहुत एक एफआईआई फ्लोस के लिए पॉजिटिव खबर दिख रही है। तो एफआईएस आएंगे तो वो ब्रॉडर बेस्ड, लार्ज कैप ओरिएंटेड ब्रॉडर बेस्ड खरीदारी, इसलिए मैं मानता हूं कि एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच आप रखेंगे तो उसमें दो चीज है। मैं कहूंगा कि गोल्ड का भी पॉजिटिव होगा अगर रेट कट होती है और डॉलर की वीकनिंग चलती है। तो मल्टी एसेट फंड जहां पे थोड़ी बहुत गोल्ड भी शामिल होती है, एक अच्छा अलोकेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी, डेट और गोल्ड सिल्वर का भी अलोकेशन होता है। तो मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब चीज को कैप्चर कर पाएंगे। सर अब आता है क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कि सोमवार को हमारे ट्रेडर और निवेशक भाइयों को कूद कूद के खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी देर तक मैंने सुन लिया, बताओ करना क्या है मंडे को। देखिए, ट्रेडर के हिसाब से कहना बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये क्या होता है, वेरी ऑफन मार्केट सरप्राइज करती है ना आपको। खबर आती है तो जैसे वॉर का सिचुएशन ये हुआ तो मार्केट की करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे थे हम, और नहीं हुआ। 50% टैरिफ के बाद भी हम सोचे कि अगले दिन गैप डाउन ओपन होगा, नहीं हुआ। तो नहीं। क्या होता है कि कल गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक ट्रेडर के हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये जैसे कह रहा हूं ना, इट्स वेरी वेरी फ्लूइड सिचुएशन। क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉन्ग वीकेंड पे आई है तो फंड मैनेजर को बहुत वक्त मिला है प्रॉपर स्टडी करने के लिए, इसलिए इस बार वो तैयार होंगे एक्शन लेने के लिए कल, क्योंकि 3 दिन का छुट्टी था। तो जितने भी वो 3 दिन के छुट्टी में उन्होंने छुट्टी कैंसिल करके ऑफिस में बैठ के एनालिसिस किया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए इस बार एक सोच समझ के वो डिसीजन लेंगे। तो मैं ट्रेडर को कुछ कहने से मैं सोचूंगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स का एक्शन। इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे? चलो ट्रेडर्स तो खैर स्क्रीन देखेंगे, इन्वेस्टर क्या करें? देखिए, इन्वेस्टर को मैं कहूंगा कि अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो जो रिस्क लेने की क्षमता है, तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग प्लस कंजम्पशन फंड, ये दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। रिस्क है मगर रिवॉर्ड बन सकता है, बिकॉज ये चेंज इन सिचुएशन है, जैसे आपने अभी दिखाया, हमने चेंज इन सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, तो वो रिस्क है। थोड़ा और मॉडरेट रिस्क है तो मैं कहूंगा कि आप मल्टी कैप फंड और मल्टी एसेट फंड को दोनों शामिल कीजिए, क्योंकि एक गोल्ड का और स्मॉल कैप मिड कैप में ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ज्यादा शेयर है, तो उस हिसाब से मैं करने की आपको सलाह दूंगा। तो आप अपना रिस्क एपेटाइट को जज करके डिसाइड कर लीजिए। तो वही मेरा कहना है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। एक बीच में बड़े हल्के से खबर आई कि ब्रिक्स कंट्रीज को 100% रुपी ट्रेड अलाउ कर दिया आरबीआई ने। दैट इज साइलेंट बट रियली वेरी वेरी बिग न्यूज। इस पर आपका व्यू क्या है? तो ये खाली ये खबर नहीं है, इसके पीछे और दो खबर है। हाँ। कि आरबीआई ने जो फॉरेनर्स अपने इंडियन बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं उसको कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। जो इंडियन बैंक फॉरेन बैंक्स के साथ अकाउंट खोलते हैं डॉलर की पेमेंट के लिए, उसको कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो माने माई मनी विथ यू, और ये होता है वॉस्ट्रो, यानी फॉरेनर का मनी विथ इंडियन बैंक्स। अभी एक फॉरेनर अगर इंडिया में डील करना चाह रहा है तो इंडियन बैंक के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना है उसको। तो पहले रूल था कि आपको आरबीआई के पास जाके अप्रूवल अप्लाई करना था, जैसे एफआई अप्लाई करते हैं इंडिया में निवेश करने के लिए। जैसे एक फॉरेन ऑथराइज्ड डीलर जो बैंक होता है, ये भी है,
उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद ही वो आके यहाँ पर रुपए में निवेश करता है, कर सकता इसमें। सेकंड चीज था कि उसको उस बैंक में पैसा को आइडल रखना था। ये दो नियम थे इतने सालों से। तो इस खबर जो बता रहे हैं इसके सिर्फ 2 दिन 3 दिन पहले आरबीआई ने 2 खबर अनाउंस की है। वन, उन्होंने प्रायर अप्रूवल को निकाल दिया। राइट। तो जो भी चाह सकता है वो इंडियन बैंक में आके एक फॉरेन बैंक यहाँ पे रुपये में अकाउंट खोल सकता है। सेकंड, उस पैसे को अब आइडल बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे निवेश करके उसके रिटर्न भी पा सकता है। करेक्ट। और उसके पीछे ये तीसरी खबर कि हमने ब्रिक्स को लिख दिया कि हम विलिंग टू डू 100% रुपीज। तो ये क्या है, मैंने लिखा था इसके बारे में कि एक स्मॉल स्टेप बाय आरबीआई इज अ बिग स्टेप ऑफ अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द डी डॉलराइजेशन। तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है मैं बताता हूं आपको कि नेचुरली डॉलर का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया एंटी डॉलर स्टांस नहीं ले रही है, ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। इस अभी टैरिफ के माहौल में हमें कुछ एंटी डॉलर स्टांस वाला बात उठानी नहीं है, और ये नहीं भी है वो। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता है उसको रुपीस में लाने की हमने अनुमति दी है, मगर याद रखिए कि जहां पे भी हमारा ट्रेड सरप्लस है जिस देश के साथ ब्रिक्स के अंदर, तो उनके पास रुपए, ढेर सारे रुपए आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे उस रुपए से? तो वो भी सोचेंगे कि रुपए का क्या करूं, खाली इंडियन जीसेक में निवेश कर सकता हूं ना। तो ऐसा नहीं कि पलट के इमीडिएटली ब्रिक्स करेगी, मगर ये एक सिंबॉलिक स्टेप है और ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जिसका मैं कहूंगा कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हम अपनी तरफ से मजबूत बनेंगे। और खास करके रशिया के साथ तो ये ऑलरेडी चल रहा था कि हम तेल खरीदने थे उनसे से, वहां पे रुपी ट्रेड तो अभी चालू है, रुपी रूबल ट्रेड उसको कहते थे, वो तो चालू है। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि हम कह रहे हैं कि डोंट ट्रीट मी लाइटली। ये शायद एक टू द एक्सटेंट हमारे डेड इकोनॉमी हमें बुलाने की जो ये थी ना, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल काउंटर है। तो प्रैक्टिकली मैं नहीं मानता हूं कि बहुत सारे डॉलर से ट्रेड रुपी में कन्वर्ट होंगे, इतनी आसान नहीं है बात, ये धीरे धीरे होगी। मगर ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने साफ कह दिया कि हम ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो जो एक ऑल्टरनेटिव बन रहा था, बट ट्रंप ने तो उसको उसमें ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर से कि अगर करेंगे तो मैं 200% भी टैरिफ लगा दूंगा। तो वो बात हमने कह दिया कि ब्रिक्स की करेंसी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो जो कंट्रीज जो है जो रुपये में डील करने की आशा है उनके लिए ये सब हमने ये सुविधाएं कर दी है, जैसे प्रायर अप्रूवल का निकालना, G6 में आप निवेश कर सकते हैं, और ब्रिक्स के साथ ये किया है। तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकली डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसके कारण कोई बड़ा डी डॉलराइजेशन का मूव कुछ होगा, नहीं। ये साइकोलॉजिकल एक बहुत मैं कहूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहा था ये, क्योंकि इस माहौल में एक तरह से हम अपनी इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ देश, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, राइट। इसका रियल सक्सेस होगा जब इंडिया रुपी को कन्वर्टेबल बनाती है। यस। क्योंकि आज रुपये को वापस बाहर नहीं ले सकते, आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। हर इंडियन व्यक्ति $250,000 ही बाहर बेच सकता है, कॉर्पोरेट्स को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो इतनी जल्दी नहीं होगी, बिकॉज एक सडन रन ऑन द डॉलर, जैसे जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के ऊपर किया था, एक करेंसी का वॉर किया था, एक व्यक्ति ने ब्रिटिश पाउंड को गिराया था, जॉर्ज सोरोस करके व्यक्ति था। तो वो डेंजर है, अगर कन्वर्टेबल बन गई तो हम ऐसे आसानी से वो फुल रुपी कन्वर्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएंगे। बट शायद इसके बाद हम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन इन रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन करेंसीज के ऊपर करेंगे टुवर्ड्स कन्वर्टेबिलिटी, वो एक सपोर्ट होगा एक रुपी ट्रेड के लिए। मगर इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, 5-10 साल की बात करेंगे, तो इन दैट प्रोसेस एज हम डेवलप्ड नेशन बनते हैं तो वी कैन रिलैक्स दी गाइडलाइंस अराउंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। बट आपके लिए ये मोर सिंबॉलिक स्टेप मैं कहूंगा। ये अच्छी है। इसमें एक और सर है कि केवल डेजिग्नेटेड बैंक में नहीं, आप किसी भी बैंक में वस्तु अकाउंट खोल सकते हैं, ये भी आरबीआई ने कह दिया। जरूरी नहीं कि आप केवल डेजिग्नेटेड में जाए, कहीं भी खोल सकते हो। और मतलब ईज कर दिया उन्होंने, आसानी कर। सब लास्टली मुझे ये बताइए कि कल यानी सोमवार को बहुत बड़ी तेजी, मीडियम तेजी या फ्लैट, आप किसके साथ हैं? तेजी तो करनी पड़ेगी।
देखिए, शुरुआत में बहुत बड़ी तेजी होगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, बिकॉज़ ओके। बहुत से ट्रेडर्स हैं जिनको ये प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका है। तो हुँ, मेरे ख्याल में स्टार्ट स्ट्रांग होगी बिकॉज़ सब फैक्टर्स पॉजिटिव है और खास करके रिटेल आके भयंकर खरीदारी करेंगे। ये जो खबर हाँ, हमारी ये वीडियो देख के भी शायद कहीं जाके खरीदारी जारी करेंगे, करेंगे। राइट? तो स्टार्ट स्ट्रांग होगी, पर उसके बाद मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ कारण इसका बता रहा हूँ। म्यूचुअल हुँ, फंड की ओर से प्रॉफिट बुकिंग होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ओके, क्योंकि जो हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था, मार्च एंड में उनका 7.5% कैश बैलेंस था, फिर बाय जून एंड इट हैड कम डाउन टू 5.2। अब यस, रिटेल फ्लोस अच्छे आए, 50,000 क्रोर्स फ्रेश फ्लोस मिले उनको, तो वो खरीदारी जारी रखी। बट म्यूचुअल फंड के पास इतना कैश का कुशन नहीं है। तो अगर कंजम्पशन की स्टॉक्स को खरीदना चाह रहे हैं, तो किसी और में प्रॉफिट बुकिंग करके ही वो कर सकते हैं, क्योंकि एक यस, लिमिट होता है। तो वो एक चर्निंग ऑफ द सेक्टर कल होगा टू बाय हुँ, नाउ व्हाट आई फील इज गुड। बट जो ऑलरेडी हुँ, मैंने बेट किया और जिस बेट का क्लिक हो गया, उसपे मैं हुँ। आज प्रॉफिट बुक करके फिर वो कैश को रीडिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा। तो ड्यूरिंग द डे मैं थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखता हूं। कैसे एंड होगा मुझे पता नहीं, मगर दिस इज द वे आई सी दैट। नहीं, नहीं, इट्स वेरी लॉजिकल। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरू में तो बड़ी तेज़ी होगी, रिटेल आएँगे, खरीदारी करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड को रीडिप्लॉय करने के लिए थोड़ा चर्निंग अर्निंग करनी पड़ेगी, तो दिन के दौरान एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत होगी और वो फिर से क्लोजिंग के समय फिर से रिप्लाई करेंगे। आप ही ने बताया कि वो 3 बजे खरीदते जब एफआईआई बेच रहे होते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड जाके खरीद लेते हैं। अच्छा सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं सोच रहा था कि जैसे कहते हैं मार्केट में कि रिस्क जो लेता है, जो हिम्मत दिखाता है, फायदा उसी को होता है। हाँ, तो जिसने जिसने थर्सडे को लॉन्ग किया होगा, उन ट्रेडर की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतने बड़े-बड़े रिस्क के कुछ लोग तो होंगे ही जिन्होंने जो लॉन्ग करके गए होंगे कि ट्रम्प की मीटिंग होनी है, पीएम की स्पीच होनी है और 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मर्द रहे होंगे जिन्होंने थर्सडे को लॉन्ग करके गया हूँ, अब वो फ्राइडे को पार्टी करेंगे। शुरू में ही जबरदस्त। तो रिस्क हमेशा लेना चाहिए, लेकिन आप बहुत ध्यान से लीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसी ही पॉजिटिव खबरें हो, कई बार नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो सुनील सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और मज़ा आया। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारे पॉइंट डिस्कस किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते हम लोग जब करेंगे ना तो ये वाईटीडी आपका बहुत बुरी तरीके से बदल चुका होगा। सर, थैंक यू सो मच इस थैंक चर्चा के लिए। तो यू। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को पसंद आई होगी और अपनी स्ट्रेटजी आप नेक्स्ट वीक की बनाएँगे और अगले हफ्ते जो कुछ भी घटनाएँ होंगी उसके बाद हम लोग फिर से इसी तरीके से एक और शो लेके आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। एन्जॉय। थैंक यू। थैंक यू सर।